राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य में बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो संभावित प्रश्न है उनके उत्तर, और इस श्रृंखला में प्रथम जो श्रृंखला है, इस प्रथम श्रृंखला में आपके 87 क्वेश्चंस जो है वो समाहित किए गए हैं। इससे पहले आपके लिए हिंदी अनिवार्य की हिंदी कंपलसरी जो है उसके लिए 2 श्रृंखलाएं जारी की गई, जिनमें से करीब यानी 130 क्वेश्चंस जो है वो आपको हल करने के लिए और आपको उनके उत्तर भी बताए गए, ताकि वो प्रश्न आपके परीक्षा से संबंधित अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। इसमें अपनी जो ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आपके सरयू के पाठ, सरयू में देखो कबीर का, तुलसीदास का और रहीम का 3 पाठ तो ये शामिल है, और इसमें से सरयू में से एक गुल्ली डंडा जो मुंशी प्रेमचंद का है, ये पाठ भी इसमें शामिल है। तो 4 पाठ तो इसमें से क्लियर हो जाएंगे। फिर मंदाकिनी के, देखिए मंदाकिनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी गद्य का विकास और राष्ट्र का स्वरूप, ये दोनों पाठ ऐसे हैं जो आपके समझ में नहीं आने वाला, तो इन पाठों में से बहुत ही अच्छे प्रश्न है वो शामिल किए गए हैं। तीसरा आपके हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक काल के कवि, करीब 25 क्वेश्चन जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 87 प्रश्न आपके आज क्लियर होने वाले हैं, और 87 प्रश्नों के उत्तर, यानी आपकी जो परीक्षा होगी तो परीक्षा में आपको पता है 20 प्रश्न ऐसा आएंगे जिनके उत्तर या तो एबीसीडी में होंगे या एक शब्द में होंगे, तो वो सारे के सारे इसमें समाहित किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होगा और आप इसे ध्यानपूर्वक कंप्लीटली सुनेंगे। और विद्यार्थियों के लिए ये जो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है इन नंबरों पे बनाए गए हैं 9610208295 पर, इन पर आप ऐड रहें। बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो एक बार ऐड हो जाते हैं, फिर अपने आप को रिमूव कर लेते हैं, तो फिर रिमूव करने के पश्चात आपको पूरे नहीं ऐड किया जाएगा, इसलिए आप ऐड ही रहें। परीक्षा हो जाए तब तक कोई भी सामग्री है वो ग्रुप में ही डाली जाती है, तो इसलिए आप अच्छी तरह से इनको ध्यान भी रखें। ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके लिए थोड़ा पेपर जो है वो इस प्रकार अलग तरह से होगा। पेपर का पैटर्न आपको पता है कि पेपर का पैटर्न इस साल चेंज कर दिया गया है, और उसमें 20 प्रश्न तो होंगे, तो 20 प्रश्न इस प्रकार के होंगे। यदि आप पूर्णतः किसी पाठ को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाए तो आपका प्रश्न है वो गलत होने की संभावना रहती है। ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में अधिकतर वही प्रश्न छांटे गए हैं, अर्थात पूरे पाठ को पढ़ करके अच्छी तरह से जो जो प्रश्न आपके बनने वाले हैं उन प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ये फर्स्ट श्रृंखला है प्रश्नोत्तर, यानी ये अति लघुत्रात्मक की, और अति लघुत्रात्मक की हिंदी साहित्य की लगभग 4 श्रृंखलाएं आपको प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद में लघुत्रात्मक की 2 श्रृंखलाएं और प्रस्तुत की जाएगी। तब तक आपके लिए बहुत अधिक यानी अच्छी तरह से आपका जो इस सत्र का जो पेपर है, उम्मीद करता हूं कि इस पेपर के सारे प्रश्न है वो इसमें से आपके आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से इनको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की श्रृंखला 1। देखिए, पहला ही प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ? पहला पाठ कबीर है आपके, और कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, और मृत्यु यदि पूछी जाए तो वो हुई थी 1518 ईस्वी में, मगहर में। कहां हुई थी? मगहर में। तो ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। कबीर का लालन पालन किसने किया? आपको पता है, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कबीर का जो जन्म है वो विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। लोक लाज की भय से उन्हें लहरतारा तालाब में छोड़ दिया था, और वहां पर नीरू और नीमा नामक जो मुस्लिम दंपति थे उन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो इनका लालन पालन किसने किया? नीरू और नीमा, नीरू और नीमा ने। किन्होंने किया? नीरू और नीमा ने। कबीर भक्तिकाल की किस धारा के कवि है? निर्गुण, निर्गुण शाखा में, निर्गुण शाखा में ज्ञानाश्रयी, निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के। आपको पता है निर्गुण के भी 2 शाखाएं हैं, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं वो कबीर हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है। और वाणी का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एक देखिए, माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाई,
ताली पीटे सिर धने मीठे बोई माई, इनमें कौन सा अलंकार है? और ये अलंकार आपके सिलेबस में भी है और इसमें है अन्योक्ति अलंकार। कौन सा है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार है। कबीर के अनुसार सतगुरु ने हाथों में क्या दिया है? ज्ञान का दीपक। क्या दिया है? ज्ञान का दीपक। और हरिस्मरण रूपी घड़ा भी इसमें दिया गया है, ज्ञान का दीपक। कबीर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहते हैं? परमात्मा के। किसके आने पर? परमात्मा के आने पर। कबीर ने संसार की तुलना किससे की है? सेमल के फूल से। किससे की है? सेमल के फूल से। आपके दो है ना, सेमल के फूल से इसने तुलना की है। काहेरी नलिनी तू कुमलानी में नलिनी का क्या अर्थ है? और नलिनी से आस्य है जीवात्मा से। क्या आस्य है? जीवात्मा से। तो 9 हो गए। अगला देखिए, अगला आपके दूसरा पाठ है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। और मृत्यु पूछी जाए तो 1623 ईस्वी में। तुलसी के माता पिता कौन थे? तुलसी के माता पिता यानी मां का नाम था हुलसी। क्या नाम था? हुलसी। पिता का नाम था आत्माराम। आत्माराम दुबे। तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी गई है? ये मानी गई है 12। इस प्रकार का एबीसीडी का प्रश्न आ सकता है। 12 मानी गई है। तुलसी की भक्ति भावना में कौन सा गुण विद्यमान है? समन्वय का। कौन सा है? समन्वय की भावना। मंदोदरी के अनुसार बेर किससे करना चाहिए? बेर किससे करना चाहिए? जिसे बल और बुद्धि से जीता जा सके। जिसे बल और बुद्धि से जीता जा सके। जीता जा सके। मंदोदरी ने राम और रावण में अंतर को किन उपमानों से स्पष्ट किया है? मंदोदरी के अनुसार राम और रावण को किन अंतर से उपमान किया है? राम को इन्होंने सूर्य और रावण को इन्होंने जुगनू से। किससे? उन्हें है ना कि आप में और श्री राम में क्या अंतर है, अर्थात राम तो सूर्य के समान है और तुम जुगनू के समान हो। नाथ बजऊ रघुनाथ ही अचल होई अहिबात। अहिबात का क्या अर्थ है? और अहिबात का अर्थ है सुहाग। क्या अर्थ है? सुहाग, सौभाग्य। क्या अर्थ है? सुहाग। अगला देखिए, इसमें आ गया आपके रहीम। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुर रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम का जन्म कब हुआ? 1556 ईस्वी में। पिता थे बैरम खां। रहीम ने खड़ी बोली में कौन सी रचना की? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और खड़ी बोली में रचना की थी, उसका नाम है मदनाष्टक। कौन सी है? मदनाष्टक। खड़ी बोली में जो रचना की उसका नाम है मदनाष्टक। अगला प्रश्न देखिए, रहीम की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो प्रमुख रचनाओं में एक तो आप मदनाष्टक की ले लीजिए, मदनाष्टक है। इसके अलावा है आपकी रास पंचाध्यायी है। कौन सी है? रास पंचाध्यायी है। रास पंचाध्यायी के अलावा आपके है श्रृंगार सोरठा। श्रृंगार सोरठा। श्रृंगार सोरठा के बाद है आपके खेट कोतुकम। क्या है? खेट कोतुकम। खेट कोतुकम के अलावा है आपके नगर शोभा। नगर शोभा ये है। अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती भाव। अच्युत का क्या अर्थ है? अच्युत का अर्थ है भगवान विष्णु। क्या अर्थ है? भगवान विष्णु। अच्युत का अर्थ है विष्णु। रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दी थी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। रहीमन भंवरी के वह नदी सिरावत मोर में। सिरावत का क्या अर्थ है? सिरावत का अर्थ है बहा देते हैं। क्या अर्थ है? बहा देते हैं। रहीमन भंवरी है ना, उसमें काम पड़त कछु और है, काम शरत कछु और।
काम परे कछुओर काम सरे कछुओर रहीमन बवरी के बेर नदी सिरावत मोर। सिरावत का क्या अर्थ है? बहा देते हैं। रहीम ने कुपुत्र और दीपक में क्या समानता बताई है? अर्थात दोनों में क्या समानता है? दोनों ही बड़े होने पर, कुपुत्र और दीपक दोनों ही बड़े होने पर माता पिता के लिए और बड़े होने पर अंधेरा हो जाता है। यानी क्या समानता बताई है? जिस प्रकार दीपक के बड़ा होने पर या दीपक के बुझ जाने पर अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार कुपुत्र के बड़े होने पर जब उसके यानी जो अन्य जो काम है अर्थात जो गलत कार्य हैं जो सामने आते हैं, तब क्या होता है? इनकी माता पिता का नाम खराब होता है अर्थात बदनाम होते हैं। रहीम ने सच्चे मित्र को किसके समान बताया है? मक्खन के समान। किसके समान? मक्खन के समान बताया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 26 और 26 में आपके गद्य भाग आ जाता है गुल्ली डंडा। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में, यानी 31 जुलाई 1880। ये मान लें 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। और कहां हुआ था? वाराणसी के निकट लम्हई गांव में। कहां हुआ? वाराणसी के निकट लम्हई गांव में हुआ था। प्रेमचंद के माता पिता का नाम क्या था? प्रेमचंद के मां का नाम था आनंदी देवी, यानी मां का नाम क्या था? आनंदी देवी। आनंदी देवी। और पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। क्या नाम था? मुंशी अजायब राय। अजायब राय। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल नाम था धनपत राय। क्या नाम था? धनपत राय। प्रेमचंद की किस पुस्तक पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी? वो थी सोजे वतन। कौन सी थी? सोजे वतन। सोजे वतन पुस्तक को अंग्रेजों ने रोक दिया था। धनपत राय ने प्रेमचंद नाम से किसकी सलाह से लिखना शुरू किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसकी सलाह से लिखना शुरू किया था? दया नारायण की सलाह से। किसकी सलाह से? दया नारायण की सलाह से। दया नारायण की सलाह से। दया नारायण की सलाह से। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। नवाब राय के नाम से। किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। प्रेमचंद की कौन सी कृति अधूरी रह गई थी? कौन सी कृति थी? उपन्यास था मंगलसूत्र। कौन सा था? मंगलसूत्र। यह अधूरा रह गया था और इसे पूरा किया था इनके पुत्र थे जिनका नाम था अमृत राय। क्या नाम था? अमृत राय। तो उनके पुत्र अमृत राय ने मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया था। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी? ये इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद ने कितनी कहानियां लिखी है? 301। कितनी? 301। प्रेमचंद की प्रथम कहानी किसे माना गया है? कौन सी माना गया है? उसे माना गया है संसार का अनमोल रतन। कौन सी कहानी को माना गया है? संसार का अनमोल रतन। संसार का अनमोल रतन। संसार का अनमोल रतन जो है वो प्रथम कहानी माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? प्रेमचंद ने कौन कौन सी पत्रिकाएं थी जिनका संपादन किया था? उनमें तो आप एक तो लिखेंगे माधुरी। कौन सी थी? माधुरी पत्रिका थी जिसका 1922 में उन्होंने संपादन किया था। माधुरी पत्रिका के अलावा थी एक हंस। कौन सी थी? हंस पत्रिका थी जिसका 1930 में इन्होंने संपादन किया। और हंस के अलावा थी एक जागरण। कौन सी थी? जागरण, जिनका उन्होंने 1932 में संपादन किया था। तो ये 3 पत्रिकाएं थी। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? 15। कितने लिखे थे? 15। कहानियां कितनी लिखी थी? 301। कुल कितने उपन्यास लिखे थे? 15। जैसे इनमें से एक दो आपको नाम बता देता हूं, जैसे प्रेमा है,
प्रेमाश्रम है, प्रेमाश्रम है, रूठी रानी है, रूठी रानी है, रूठी रानी के अलावा सेवा सदन है। कौन सा? सेवा सदन है। सेवा सदन के अलावा आपके रंगभूमि है। कौन सा है? रंगभूमि है। रंगभूमि के अलावा गोदान है, गोदान है। तो ये उपन्यास इन्होंने लिखे थे। अब देखिए पाठ शुरू होता है। कथा नायक ने अपने बचपन की स्मृतियां जीवित रखने के लिए क्या किया? कथा नायक ने बचपन की स्मृतियां जीवित रखने के लिए क्या किया? अपने दोस्त गैया के साथ गुल्ली डंडा खेला। यानी अपने बचपन के दोस्त, अपने मित्र गैया के साथ गुल्ली डंडा खेला। गुल्ली डंडा खेला। क्या किया था? गुल्ली डंडा खेला। कथा नायक ने अपने और गैया के बीच की दीवार किसे माना है? अप्सरी को। किसको? अप्सरी को। मतलब अगर वो अप्सर नहीं होता तो उनके बीच में कोई दीवार नहीं होती। गुल्ली डंडा कहानी में विलायती खेलों का सबसे बड़ा ऐब क्या बताया गया है? सबसे बड़ा ऐब है महंगा होना। क्या है? महंगा होना। विलायती खेल है वो क्या है? महंगे हैं, महंगा होना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कथा नायक और उसका मित्र गुल्ली डंडा खेलने कहां गए? कहां गए थे? भीमताल में। कौन से ताल में? भीमताल में। गुल्ली क्लब का चैंपियन कौन था? और वो चैंपियन था गैया, क्योंकि गैया से ही मार खाई थी इन्होंने। गुल्ली क्लब का चैंपियन भी यही था। कथा नायक के मित्रों के और नाम क्या क्या थे? देखिए मित्रों के नामों में से जैसे एक तो मतई था, एक गैया था, एक मोहन था, मोहन, एक दुर्गा। इनमें से ये मतई जो था, ये जब वो वहां पहुंचा था तो उसने गैया ने कहा था कि मतई तो मर गया है और ये बाकी क्या है? पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं। इस प्रकार की सूचना उन्होंने दी है। अगला प्रश्न देखिए। अब आपके पाठ आ जाते हैं मंदाकिनी की, यानी उनमें आपके 3 पाठ हो गए। कौन कौन से? 3 तो आपके पद्य हो गए, एक गुल्ली डंडा वाला हो गया, यानी कितने हो गए? 4 पाठ हो गए उसमें से, सरयू में से। अब आपके मंदाकिनी का पहला पाठ है, गद्य कवियों की कसौटी है, यह किसने कहा? यह कहा था आचार्य वामन ने। किसने कहा था? आचार्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आचार्य वामन ने। ध्यान से देखना। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के कितने भेद बताए हैं? कितने भेद बताए हैं? 4। काव्य के कितने भेद बताए हैं? 4 भेद बताए हैं। 4 जैसे आप देखना चाहो तो एक तो मुक्तक, क्या नाम बताया है? मुक्तक। मुक्तक के अलावा बताया है व्रतगंधी। कौन सा? व्रतगंधी। व्रतगंधी के अलावा बताया है उत्कलिका प्राय। कौन सा? उत्कलिका प्राय। उत्कलिका प्राय के अलावा बताया है चूर्णक। चूर्णक। ये 4 भेद बताए हैं। एक प्रश्न है, गद्य किसे कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गद्य किसे कहते हैं? गद्य का उत्तर है कि जिससे शब्दार्थ से या शब्दार्थ मुक्त भाषा का साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है वही गद्य है। तो आप लिख सकते हैं जिससे शब्दार्थ युक्त भाषा का, जिससे शब्दार्थ युक्त भाषा का साधारण बातचीत में, साधारण बातचीत में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे गद्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगदूत पत्रिका के संस्थापक कौन थे? और वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राम मोहन राय। पूरा नाम राजा राम मोहन राय भी लिख सकते हैं। हिंदी का प्रथम अखबार कौन सा है? प्रथम जो पत्रिका है या प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? वो है उदंत मार्तंड।
उदंत मार्तंड। और उदंत मार्तंड आपको पता है कब निकला था? 1826 में निकला था। और इसके निकालने वाले थे जुगल किशोर शुक्ल। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। जुगल किशोर शुक्ल। और ये कहां से निकलता था? कानपुर से। कहां से निकलता था? कानपुर से। कानपुर से निकलता था। तारामोहन मिश्र ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तारामोहन मिश्र ने। अब देखिए, तारामोहन मिश्र ने कौन से पत्रिका? सुधाकर का। कौन सा? सुधाकर का। सुधाकर अखबार का किया था। हिंदी गद्य का वास्तविक विकास किस काल में हुआ? भारतेंदु काल में। ये ध्यान रखना है, भारतेंदु काल में। भारतेंदु काल से हिंदी गद्य लिखना शुरू हुआ। भारतेंदु मंडल के लेखकों के नाम बताइए। ये आपके उसमें भी आ सकता है, जो है ना गद्य काल। गद्य काल में भी आ सकता है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इससे संबंधित पूछा जा सकता है। तो आप 2-3 के नाम याद रखेंगे। एक तो था भारतेंदु मंडल में, आप एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र था ही। इसके अलावा आप देवकीनंदन खत्री। और कौन था? देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री के अलावा था बाल मुकुंद गुप्त। और कौन था? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के अलावा था बाल कृष्ण भट्ट। और कौन था? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के अलावा था आपके प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। और एक और याद कर लो, श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। ये थे आपके भारतेंदु मंडल के सदस्य। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये खड़ी बोली में लिखी हुई रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब किया? और वो किया था 1900 ईस्वी में। कब किया था? 1900 ईस्वी में। हिंदी चेतना का सशक्त माध्यम किस पत्रिका को माना गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पत्रिका थी आपके सरस्वती। कौन सी थी? सरस्वती। हिंदी एकांकी का वास्तविक आरंभ कब हुआ? हिंदी एकांकी का वास्तविक आरंभ कब हुआ? और वास्तविक आरंभ हुआ था यानी 1930 ईस्वी से। कब हुआ था? 1930 ईस्वी से आरंभ हुआ था। हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना गया है? प्रथम एकांकी माना गया है एक घूंट। एकांकी का नाम है एक घूंट। और ये किसकी लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है 1929 में। 1929 ईस्वी किसकी लिखी हुई है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। रेखा चित्र का जनक किसे कहा गया है? और रेखा चित्र का जनक कहा गया है आपके पद्म सिंह शर्मा को। किसको कहा गया है? पद्म सिंह शर्मा को। पद्म पराग जो है, यानी पद्म पराग, ये 1929 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1929 में। लिखने वाले कौन थे? पद्म सिंह शर्मा। कौन थे? पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा कृत पद्म पराग है ये रेखा चित्र जो है, ये रेखा चित्र का जनक है। रिपोर्टाज शब्द मूलतः किस भाषा का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सी भाषा है? मूलतः कौन सी भाषा है इसमें? फ्रेंच। कौन सी है? फ्रेंच भाषा का। साक्षात्कार विधा का आरंभ किससे माना गया है? साक्षात्कार विधा का आरंभ किससे माना गया है? और वो भी है पद्म सिंह शर्मा की जो एक कमलेश नाम है। कमलेश साक्षात्कार है, किससे माना गया है? कमलेश से। कमलेश से। जो कमलेश है वो कब लिखी गई थी? 1952 में।
और ये लिखा हुआ किसका है? पद्म सिंह शर्मा का, पद्म सिंह शर्मा। तो आप लिखेंगे पद्म सिंह शर्मा कृत कमलेश 1952 से, पद्म सिंह शर्मा कृत कमलेश 1952 से। हास्य व्यंग्य लेखकों में सर्वोपरि स्थान किस लेखक का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो किसका है? हरिशंकर परसाई का। किसका है? हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का है। गद्य काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण किस रचना को माना गया है? और वो माना गया है गीतांजलि को। किसको माना गया है? गीतांजलि को, गीतांजलि को माना गया है। फीचर को हिंदी में अन्य किस नाम से जाना जाता है? फीचर को अन्य नाम से जाना जाता है रूपक के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? रूपक के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, राष्ट्र का स्वरूप, ये दूसरा पार्ट आ जाता है। दूसरा पार्ट में पहला ही प्रश्न देखो, सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी किसे कहा गया है? पृथ्वी को। किसे कहा गया है? पृथ्वी को। राष्ट्र का दूसरा अंग किसे माना गया है? राष्ट्र का दूसरा अंग माना गया है मनुष्य को। किसको माना गया है? मनुष्य को। आपको पता है राष्ट्र के स्वरूप के 3 अंग बताए हैं, जिसमें पृथ्वी है, जन है और इसके अलावा संस्कृति है। इसके 3 अंग बताए ना उसमें पार्ट में, राष्ट्र का स्वरूप में। तो उस तीनों में पहला पृथ्वी, दूसरा मनुष्य और तीसरा यदि माना जाए तो संस्कृति। पृथ्वी के वरदानों में भाग लेने का अधिकार किसे है? किसको है पृथ्वी का वरदानों में अधिकार, भाग लेने का अधिकार किसे? जो पृथ्वी के साथ माता पुत्र का संबंध रखते हैं। जो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पृथ्वी के साथ माता पुत्र का, पृथ्वी के साथ माता पुत्र का भाव स्वीकार करते हैं, भाव स्वीकार करते हैं। राष्ट्र का तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्र का तीसरा अंग है संस्कृति। अभी मैंने आपको बताया ही है, तीसरा अंग कौन सा है? संस्कृति। जीवन के विटप का पुष्प किसे कहा गया है? संस्कृति को। किसको कहा गया है? संस्कृति को, संस्कृति को कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेना ध्यान से। अब देखिए, ये 67 से लेकर के 87 तक आपके जो प्रश्न हैं वो आधुनिक काल के हैं। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रथम श्रृंखला है और इसमें देखना है आपके प्रश्न है आपके, भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ? और वो हुआ था 1868 ईस्वी में। कब हुआ था? 1868 ईस्वी में। यदि हम विक्रम संवत लिखें तो 1925 विक्रम संवत लिख सकते हैं। भारतेंदु युग का उदय कब से माना गया है? और वो इसी कवि वचन सुधा के साथ ही माना गया है 1868 से ही, 68 ईस्वी से। कब से माना गया है? 1868 से। कविता के क्षेत्र में नव युग का अग्रदूत किसे कहा गया है? और वो जाता है, किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारत बारे मासा और देश दशा, 2 कविताएं हैं। देखिए, भारत बारे मासा और देश दशा, ये कविताएं किसने लिखी? और वो लिखने वाले हैं राधा कृष्णदास। कौन है? राधा कृष्ण दास। नहुस नाटक के रचयिता कौन थे? नहुस नाटक के रचयिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो इनके पिताजी थे भारतेंदु के। नहुस नाटक के कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास। अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास, और वह है श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु। और ये लिखा गया कब था? 1892 में। लिखने वाले कौन थे? श्रीनिवास दास। कौन थे? श्रीनिवास दास का लिखा हुआ परीक्षा गुरु 1892 में। ये प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है।
हिंदी का एडिशन किसे कहा गया है? हिंदी का एडिशन और स्टील दो कहे गए हैं, एक तो हिंदी का एडिशन कहा गया है, एक हिंदी का स्टील कहा गया है। हिंदी का एडिशन कहा गया है प्रताप नारायण मिश्र को। किसको कहा गया है? प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है और हिंदी का स्टील कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। किसको कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग। किसको कहा जाता है? द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग आपको पता है कब से कब शुरू होता है? 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग को विवाह मुक्ति, देखिए विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? किस नाटक में प्रस्तुत किया है? वो है ध्रुव स्वामिनी। कौन सा नाटक है? उस नाटक का नाम क्या है? उस देखिए यहां इसका उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, उस नाटक का नाम क्या है? ध्रुव स्वामिनी। अगला देखिए, अरुण ये मधुमेह देश हमारा नामक गीत जो है किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? ये अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ऐसा गीत है और ये किया गया है चंद्रगुप्त में। किसमें किया गया है? चंद्रगुप्त नाटक में। लिखा हुआ किसका है? जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में देखिए आपके अगले प्रश्न है टोपी शुक्ला किस लेखक की कृति है? टोपी शुक्ला किस लेखक की कृति है? और इसके लेखक हैं आपके राही मासूम राजा। कौन है? राही मासूम राजा। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख। दो तीन उपन्यास है उनके, काफी है, परख, सुनीता, त्यागपत्र। झूठा सच उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? झूठा सच उपन्यास प्रकाशित हुआ था 1960 ईस्वी में। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। लखनऊ मेरा लखनऊ ये किसने लिखा? इसके लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं रामदरस मिश्र। कौन है? रामदरस मिश्र। लखनऊ मेरा लखनऊ के। इसके आगे देखिए, हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार कौन है? हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार, और वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके कई उपन्यास लिखे हुए हैं, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा है, अनामदास का पोथा है। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक कौन हैं? राई और उपन्यास पर्वत के लेखक हैं गिरधर गोपाल। कौन है? गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल। व्यतीत उपन्यास के लेखक कौन हैं? व्यतीत उपन्यास के, और वह है इलाचंद जोशी। कौन है? इलाचंद जोशी। व्यतीत उपन्यास किसका लिखा हुआ है? इलाचंद जोशी का। गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार है? और वह है शुक्ल युग के, और इसके हैं शुक्ल युग के हैं। विद्यानिवास मिश्र का निबंध है तुम चंदन हम पानी, ये कब प्रकाशित हुआ? और ये प्रकाशित हुआ था 1957 में। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। इसके आगे देखिए, इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार कौन है? इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला, आपको पता है संस्कृति का नाम आते ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इसका नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन था? हजारी प्रसाद। कीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? और वह है यशपाल। कौन है? यशपाल। ये प्रश्न थे 87। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होंगे, आपकी सफलता को निखारने में और अधिक सहायक होंगे। तो और भी मेरे साथ बने रहिए, और इस चैनल को आप साहित्य क्लासेज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साहित्य क्लासेज चैनल पर आप इस सर्च करके भी जा सकते हैं, और वहां पर वीडियो की जो लिस्ट बनी हुई है उसमें जैसे मान लो हिंदी कंपलसरी की है, साहित्य की है, इसके अलावा आपके साहित्य के अलावा
साहित्य के अलावा राजनीति विज्ञान है, यानी पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस के अलावा इंग्लिश है। तो यानी 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल और इंग्लिश, चारों विषयों की अलग अलग जो सूचियां बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है, वहां लिस्ट से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।